एक बार की बात है, किसी गांव में रानी नाम की एक गरीब लड़की अपने सौतेली भाई विजय के साथ रहती थी। रानी दिन भर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती थी। दूसरी तरफ उसका सौतेला भाई विजय कोई काम नहीं करता था। वह अपना सारा समय अपने आवारा दोस्तों के साथ बिताया करता था। साथ ही उसे जुआ खेलने और शराब पीने की भी बुरी लत थी। बेचारी रानी मेहनत करके जो भी पैसे कमाती, विजय सारे पैसे रानी से छीनकर जुए और शराब में उड़ा देता था। भैया, आखिर तुम कब सुधरोगे? मैं जितने पैसे कमाती हूँ तुम सारे पैसे जुए और शराब में बर्बाद कर देते हो। देखो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और अपने आवारा दोस्तों की संगत छोड़ दो, वरना एक दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अरे, आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। देख, अगर तूने दोबारा मुझे नसीहत देने की कोशिश की तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझ गई ना? चल जल्दी से मुझे पैसे दे, आज मुझे जुआ खेलने जाना है। नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। अच्छा, तो ये बात है, लगता है तू सीधी तरह पैसे नहीं देगी। उसके बाद विजय रानी की अलमारी खोलकर पैसे निकाल लेता है। नहीं नहीं, ये पैसे मैंने अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए रखे हैं, इन्हें मत ले जाओ भैया। अरे चल हट यहाँ से, बड़ी आई कॉलेज में पढ़ने वाली। विजय रानी को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और सारे पैसे लेकर घर से बाहर चला जाता है। इस तरह अपने सौतेले भाई के बुरे बर्ताव के कारण रानी की जिंदगी पूरी तरह दुखों से भरी थी। फिर एक दिन रानी कॉलेज के लिए निकल ही रही थी कि तभी अचानक उसके घर पर कुछ लोग आकर विजय को धमकी देने लगते हैं। सन विजय, कल तो जुए में अपना ये घर हमसे हार चुका है। चल सीधी तरह घर से बाहर निकल जा, हम लोग यहाँ कब्जा करने आए हैं। अरे, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना लोगों को बुलाकर तुम सबकी पिटाई करवा दूंगी। ए लड़की, तू ज्यादा बड़बड़ मत कर, अपने भाई से पूछ। कल जुआ खेलते समय इसने ये घर दांव पर लगाया था और मैंने ये घर जीत लिया है, इसलिए अब ये घर मेरा है। तुम दोनों यहाँ से इसी वक्त निकल जाओ, वरना मैं तुम दोनों की हड्डी पसली तोड़कर तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। तुम मुझे नहीं जानती, मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ। उसके बाद वह आदमी रानी और विजय को घर से बाहर भगाकर उनके घर पर कब्जा कर लेता है। फिर वे दोनों गांव के पास वाली नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगते हैं। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी विजय के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता और वह लोगों से कर्ज लेकर जुआ खेलना और शराब पीना जारी रखता है। फिर एक दिन विजय की मुलाकात एक तांत्रिक से होती है। सुनो विजय, मैं तुम्हें बहुत अमीर बना सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसी जादुई अंगूठी है जिसे पहनकर जुआ खेलने वाला कभी नहीं हारता। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी जादुई अंगूठी तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ, कहो क्या शर्त है? अमीर बनने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे शैतान को खुश करने के लिए एक खूबसूरत लड़की की बलि चढ़ानी है। अगर तुम अपनी बहन को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं बदले में तुम्हें अपनी जादुई अंगूठी दे दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी बहन को आज ही तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वैसे भी वो मेरी सौतेली बहन है, उसके जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं नदी के किनारे वाले पुल पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम अपनी बहन को लेकर ठीक 6 बजे वहाँ आ जाना। इतना कहकर तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विजय घर जाकर रानी से कहता है, सुन रानी, पास वाले जंगल में लोगों की मदद करने वाला एक बहुत बड़ा जादूगर आया है। मैंने सुना है वह सभी लोगों के दुख दूर कर देता है, इसीलिए मैं तुझे उस जादूगर के पास ले जाना चाहता हूँ। विजय की बात सुनकर रानी बहुत खुश होती है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अभी हम दोनों उस जादूगर के पास चलते हैं। फिर विजय रानी को लेकर जंगल में मौजूद नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहां तांत्रिक पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था।
रानी को देख तांत्रिक खुश हो जाता है। ये देखो तांत्रिक, वादे के मुताबिक मैं अपनी बहन को लेकर आ गया हूँ। अब तुम बड़े आराम से इसकी बलि चढ़ाकर शैतान को खुश कर सकते हो। चलो लाओ, जल्दी से मुझे वह जादुई अंगूठी दे दो। अपने भाई के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर रानी के होश उड़ जाते हैं। तभी तांत्रिक रानी को पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है। यह देख रानी को बहुत गुस्सा आता है और वह तांत्रिक को धक्का देकर नदी में छलांग लगा देती है। फिर रानी को पकड़ने के लिए तांत्रिक और विजय भी नदी में छलांग लगाकर उसका पीछा करने लगते हैं। तभी रानी को नदी के बीचों बीच तैरता हुआ एक बहुत बड़ा मटका घर दिखाई देता है। रानी फौरन उस घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। उस घर के अंदर एक डरावना राक्षस बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन रानी की चहलकदमी से राक्षस की नींद खुल जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरा सौतेला भाई मुझे तांत्रिक के हाथों बेचना चाहता है और वह तांत्रिक मुझे मारकर शैतान के सामने मेरी बलि चढ़ाना चाहता है। मेहरबानी करके मुझे बचा लीजिए राक्षस भैया। रानी के मुंह से अपने लिए भैया शब्द सुनकर राक्षस का दिल पिघल जाता है और वह रानी की मदद के लिए तैयार हो जाता है। चिंता मत कर बहन, मेरे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आने दो उन दोनों को, मैं उन दोनों की अच्छी खबर लूंगा। फिर थोड़ी ही देर में तांत्रिक और विजय उस जादुई मटका घर के पास पहुंच जाते हैं। तभी राक्षस दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल आता है। अरे ये क्या तांत्रिक, यहाँ तो एक बड़ा खतरनाक राक्षस मौजूद है। अब हम रानी को कैसे पकड़ेंगे? चिंता मत करो विजय, मैं अपनी जादुई शक्ति से इस राक्षस को मार दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक नदी में तैर रही एक मछली को पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते वह मछली एक विशाल रूप धारण कर लेती है। साथ ही उस मछली के दांत नुकीले और खतरनाक हो जाते हैं। जा मछली, इस राक्षस को मारकर इसे खा जा। तांत्रिक की बात सुनते ही मछली राक्षस पर हमला कर देती है, लेकिन राक्षस बहुत ही ताकतवर था। वह मछली को मार मार के उसे पूरी तरह बेहोश कर देता है। उसके बाद राक्षस मछली को उठाकर नदी से बाहर फेंक देता है। अरे ये क्या हो गया? इस राक्षस ने तो मछली का काम तमाम कर दिया। अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, अब मैं अपने जादुई मगरमच्छ का इस्तेमाल करूंगा। मेरे मगरमच्छ का सामना करना इस राक्षस के बस की बात नहीं है। इतना कहकर तांत्रिक अपने थैले में मौजूद एक छोटा सा मगरमच्छ निकालकर नदी के पानी में छोड़ देता है और देखते ही देखते मगरमच्छ विशाल रूप धारण करके डरावना बन जाता है। उसके बाद मगरमच्छ राक्षस पर हमला कर देता है। वह मगरमच्छ बहुत ताकतवर था। थोड़ी ही देर में वह राक्षस को बुरी तरह घायल कर देता है। राक्षस को हारता हुआ देख रानी बुरी तरह घबरा जाती है। अरे नहीं, ये मगरमच्छ तो बहुत ही ताकतवर निकला। लगता है अब ये राक्षस को मार डालेगा। चंपापुर नाम के गांव में मंगू नाम का एक लालची आदमी रहता था। मंगू हर वक्त अपने फायदे के बारे में सोचा करता था। दूसरी तरफ मंगू के यहाँ बबलू नाम का एक गरीब आदमी नौकर का काम करता था। लालची स्वभाव होने के कारण मंगू हमेशा बेचारे बबलू पर अत्याचार करता था। मंगू बबलू के कामों में चूक निकालकर उसकी तनख्वाह भी काट लेता था। फिर एक दिन, मालिक, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इस वक्त मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तेरा बच्चा बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास पैसों का पेड़ लगा है क्या, जो हर वक्त तू मुझसे पैसे मांगता रहता है? नहीं नहीं, मैं तुझे 1 रुपए भी नहीं देने वाला। चल सीधी तरह अपना काम कर, और हाँ, शाम से पहले तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर तूने कोई बहाना बनाया तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा, समझ गया ना? इस तरह जालिम मंगू बबलू को पैसे देने की बजाय
उसे डांट कर चुप करा देता है। दूसरी तरफ अपनी बुरी किस्मत पर रोता हुआ बबलू चुपचाप काम करने लगता है। फिर अगले दिन मंगू शहर से खरीदारी करके गांव लौट रहा था। तभी पुल पार करते समय उसे नदी के पानी में एक बड़ा बक्सा तैरता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये बक्सा तो बहुत बड़ा है और काफी सालों पुराना भी लगता है। हो ना हो इसके अंदर जरूर कोई कीमती चीज होगी। इससे पहले कि कोई और इस बक्से को देखे, मुझे नदी में कूदकर इस बक्से को निकाल लेना चाहिए। उसके बाद मंगू नदी में छलांग लगा देता है और तैरता हुआ उस बक्से के पास पहुंच जाता है। फिर मंगू उस बक्से को पकड़कर नदी के किनारे ले आता है। ये बक्सा तो बहुत ही भारी है, लगता है इसके अंदर बहुत सारा खजाना भरा है। मैं अभी इस बक्से को खोलता हूँ। इतना कहकर मंगू बक्से को खोल देता है। बक्से के अंदर सचमुच ढेर सारा खजाना भरा हुआ था। उस खजाने की चमक को देख मंगू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इतने सारे कीमती जवाहरात तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे। अब इन्हें बेचकर मैं इस पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मंगू उस खजाने को हाथ लगाता है कि तभी अचानक बक्से के अंदर से धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते एक बड़ा डरावना भूत बक्से से बाहर निकल आता है। भूत को देख मंगू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गया रे, अचानक ये भूत कहाँ से आ गया। सुन लालची इंसान, अगर तू इस खजाने को हासिल करना चाहता है तो तुझे मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अरे वाह, ये भूत तो सौदा करना चाहता है। कहो भूत, तुम्हारी क्या शर्त है। इस खजाने को हासिल करने के लिए मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे एक सच्चे और ईमानदार आदमी को मेरे हवाले करना होगा। उसका खून पीने के बाद मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर भूत बन जाऊंगा। बोल, क्या तू मेरे पास एक सच्चा और ईमानदार आदमी ला सकता है? भूत की बात सुनकर मंगू कुछ पल सोच में डूब जाता है। तभी मंगू को अपने यहाँ काम करने वाले नौकर बबलू का ख्याल आता है। हाँ हाँ भूत, मेरे पास एक सच्चा और ईमानदार आदमी है। मैं आज ही उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, फिर उसे मार कर तुम उसका खून पी जाना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर देर किस बात की, जा जल्दी उस आदमी को मेरे पास ले आ। उसके बाद मैं ये सारा खजाना तुझे दे दूंगा। ठीक है भूत जी, मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद मंगू सीधा बबलू के घर पहुंच जाता है। सुन बबलू, जल्दी से मेरे साथ चल, बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं मालिक, इस वक्त मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता। देखिए, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। तभी बबलू की पत्नी कहती है, सेठ जी, हमें अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। मेहरबानी करके आज आप इन्हें छुट्टी दे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा काम बहुत जरूरी है। ये लो, तुम अपने पास ये पैसे रखो और अपने बच्चे का अच्छे से इलाज करवाओ। इतना कहकर मंगू बबलू की पत्नी को ढेर सारे पैसे पकड़ा देता है। इतने सारे पैसे देख बबलू और उसकी पत्नी दोनों खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। इन पैसों से मेरे बच्चे का अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा। अब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए, कहाँ चलना है? उसके बाद मंगू बबलू को लेकर नदी के किनारे खड़े भूत के पास पहुँच जाता है। ये देखो भूत जी, ये आदमी बहुत ही सच्चा और ईमानदार है। अब तुम इसे पकड़कर अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर बबलू के होश उड़ जाते हैं। अरे मालिक, ये सब क्या है? आप मुझे इस भूत के हवाले क्यों कर रहे हो? अरे बेवकूफ, मैंने इस भूत के साथ तेरी जान का सौदा किया है। तेरे बदले ये भूत मुझे ढेर सारा खजाना देने वाला है। नहीं नहीं मालिक,
अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का क्या होगा? वह दोनों तो भूखे मर जाएंगे। मुझ पर दया करिए मालिक और मुझे छोड़ दीजिए। इस तरह बबलू मंगू के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन उस दुष्ट मंगू को बबलू पर जरा भी तरस नहीं आता और वह उसके हाथ पैर रस्सियों से बांधकर उसे भूत के हवाले कर सारा खजाना अपने घर ले जाता है। उसके बाद भूत बबलू को लेकर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है और उसे मारने की तैयारी शुरू कर देता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। बबलू के घर न पहुंचने पर बबलू की पत्नी परेशान होकर अपने छोटे बच्चे के साथ मंगू के घर पहुंच जाती है और उससे अपने पति के बारे में पूछने लगती है। लेकिन मंगू बबलू की पत्नी को डांटकर वहां से भगा देता है। फिर दुखी होकर बबलू की पत्नी बबलू को ढूंढती हुई पास के जंगल में पहुंच जाती है। पता नहीं उस दुष्ट मंगू ने मेरे पति के साथ क्या किया है। इस वक्त मेरे पति किस हालत में होंगे? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? हे भगवान, अब तो ही मुझे कोई रास्ता दिखा। तभी पेड़ के ऊपर बैठा बंदर बबलू की पत्नी को रोते हुए देख लेता है। बबलू की पत्नी और उसके छोटे बच्चे को देख बंदर को उन दोनों पर बहुत दया आती है। फिर वह बंदर पेड़ से नीचे उतरकर बबलू की पत्नी के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ बहन? तुम इस तरह अपने बच्चे को लेकर इस जंगल में क्यों आई हो? आखिर बात क्या है? बबलू की पत्नी बंदर को उस जालिम मंगू के बारे में सब बता देती है और अपने पति के लापता होने की बात कहकर रोने लगती है। चिंता मत करो बहन, तुम्हारे पति को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने दोस्त विलियम के घर ले चलता हूँ। मुझे पूरा यकीन है वो जरूर तुम्हारे पति को ढूंढकर तुम्हारे पास ले आएगा। इतना कहकर बंदर अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेता है। फिर वह बबलू की पत्नी और उसके बच्चे को अपने कंधे पर बैठाकर विलियम के घर की ओर निकल पड़ता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।